हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का और हिस्ट्री है और चैप्टर 5 का है। ऑलरेडी हम चैप्टर 5 का कुछ पहले करा चुके हैं और कुछ भाग बच गया है, उसके छोटे छोटे भाग में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले उपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। चरवाहों का मतलब क्या होता है? जो भैंसी चराने वाला होता है, गाय चराने वाला होता है, इसे चरवाहा कहते हैं। अभी चरवाहा के जीवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अपने शासन के दौरान चरवाहा की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरागाह सिमट गई। धीरे धीरे आने वाले ब्रिटिश क्या था, बंदी लगने लगे और उनके जगह पर वसूल किए जाने लगे। अब जो खेती बाड़ी करता था, जो चरवाहा था, अपना गाय भैंस चराता था, अब उस पर वसूल किया जाने लगा। उसकी पूर्ति खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और पैसे से हुनर और बहुत सारे बुरा असर पड़ने लगा। अब उसमें ना, अब उसको बहुत तरह का टैक्स देना, हज हर्जाना देना, ये सब चीज़ उसमें शामिल कर दिया गया। धीरे धीरे उसकी जो आबादी घटते चली गई और उस पर बहुत सारा चीज़ का रोक भी लगा दिया गया। अब इसमें पहली बात जानते हैं कि इसे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ। सबसे पहली बात हम देखेंगे, पहली बात क्या था कि अंग्रेज सरकार चरगाहों की खेती की ज़मीन पर तब्दील कर देनी चाहती थी। क्या था? तब्दील कर देनी चाहती थी। ज़मीन से मिलने वाले लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती एक क्षेत्र बढ़ने से सरकार आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, उन्हें पटसन, क्या पटसन यानी कि जूट को कहा जाता है, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेती चीज़ों के उत्पादन में इजाफा हो जाता। इससे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। अंग्रेज अफसर के बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ नहीं पाता था। उसे न तो लगान मिलता था और न ही उसे उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे। अब मान लेते हैं कि जो ज़मीन पर कुछ उसे मिलता ही नहीं था, उस ज़मीन को क्या कहता था, भाई ये ज़मीन बेकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि ज़मीन जो है फ़ायदा के लिए होना चाहिए, तो उसको फ़ायदा मानते थे। उसकी खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी में मध्य में देश के विभिन्न भागों में पड़ती भूमि विकास के लिए नियम बनाया गया। अब ये पड़ती भूमि का मतलब होता है जो बहुत दिन तक खेती बाड़ी नहीं होता है, छोड़ दिया जाता है, उसे पड़ती भूमि कहते हैं। फायदा कानून के जरिए सरकार को गैर खेती कर जमीन अपने कब्जे में लेकर खास लोगों को सौंपने लगी। इस लोगों की कई तरह की रियासत दी गई कि इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उसे खेती को लिए जमकर बढ़ावा दिया जाए। ऐसे कुछ लोगों के गांव का मुखिया बना दिया गया। अब वो तो काम खुद से कर नहीं सकता है, तो गांव में ने एक मुखिया बना दिया कि मुखिया जी, आपको ये काम है, आपको ये चीज़ करवाना है। जहाँ जहाँ पे खेत जो है, लेकिन वो खेत उपजाऊ नहीं है, उस खेत को उपजाऊ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या साधन लगेगा। तो वो काम जो अंग्रेज जो था, गांव के मुखिया को सौंप दिया। इस तरह से कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चरगाहों की थी। चरगाहों यानी कि चराने वाले की, जो गाय भैंस जो चराने वाली थी उसकी थी। इस तरह की खेलती पैदल चले चरवाहा सिमटने लगी और चरवाहे के लिए समस्या पैदा होता शुरू हुई। अब चरवाहे के लिए क्या था, और उस पर पाबंदी लगाना, हर चीज़ का हिसाब लेना, टैक्स लेना, तो इस तरह से उस सबका दिक्कत होना शुरू हो गया। क्या था? दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब दूसरी बात लेते हैं। अब ये दूसरी बात क्या था? ये तो पहली बात था। दूसरी बात की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी बात क्या था कि 19वीं सदी के मध्य यानी कि आते 20 समय में आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में निबंध नियम पारित किया गया। इन कानून के आड़ में सरकार ने ऐसी कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। हम तो भाई लड़की ये समझ लें। तो एक देवदार क्या होता है, पेड़ होता है, बहुत लंबा सा होता है, और ये सभी जो है सरकार इस पर पाबंदी लगा दिया गया कि इस पेड़ को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? कि जो पेड़ जो था बहुत ही कीमती लकड़ी था। क्या था? बहुत ही कीमती लकड़ी होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घूमने पर पाबंदी लगा दिया गया। कई जंगलों पर सुरक्षित घोषित कर दिया गया। जंगलों के चरवाहों के चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर से बहुत सारी पाबंदी लगा दिया गया। भाई उसका हक था चराना, भैंस चराना, गाय चराना, जो भी चरा सकते हो, लेकिन उसके एक नियम लगा दिया, पाबंदी लगा दिया कि आप ज़्यादा देर तक नहीं चरा सकते, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, घेर नहीं सकते। तो इस तरह का आज़ादी जो था आवागमन पर रोक लगा दिया गया। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं को चरने से छोटे जंगल, पौधे, पेड़ को नई कोंपलें नष्ट हो जाती है। मतलब उनका मानना था कि पौधों को चरने से, जो पौधा को अगर जानवर चर जाएगा तो उसके जो नए कोंपल निकलते हैं, क्या नए कोंपल निकलते हैं, वो खत्म हो जाएगा। उनकी राय में चरवाहे रेवड़े छोटे पौधे को कुचल देते थे और कोपल को खा जाते थे।
जिससे नए पेड़ों को बढ़ रुक जाता था। उसका ये भी मानना था कि जब खेत में जब लोग सब जाएंगे तो पेड़ पौधे पर लात पड़ जाएगा, पैर रख जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो नष्ट भी हो जाएगा। इसके लिए वहाँ पे रोक भी लगा दिया गया और जीव जंतु को जाने से भी मना कर दिया गया। वह नदी में चरवाहों को जिंदगी में बदल डाली। अब उन्हें अन्य जंगलों में जाने से रोक दिया गया और पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत है। अब यहाँ पे आता है एक नया सवाल आया, परंपरागत अधिकार क्या था। परंपरागत अधिकार क्या होता है? तो परंपरागत अधिकार का मतलब होता है परंपरा और रीति रिवाज जो कि आधार पर मिलने वाली अधिकार, उसे हम कहते हैं परंपरागत। जिसको कि अधिकार मिला है, किसी का बेटा है, फिर उसका पोता है, तो इस तरह का कोई अधिकार होता है ना, उसी को परंपरागत अधिकार कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहता है दूसरी बात में कहता है कि स्रोत था और उनके प्रवेश की छूट दी गई थी, जहाँ वे उन पर कड़ी नजर रखती थी। जंगल में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। अब ये क्या था कि जंगल में दाखिल होने के लिए उसे परमिट, अनुमति लेना पड़ता है। क्या टिकट जिसे होता है ना, उसी तरह से अनुमति लेना पड़ता है। जंगल में प्रवेश वापसी तारीख पहले से ही तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहा किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। अब उसे परमिट मिल गया है कि जंगल में आपको जाना है, चराना है, कितना साल रहना है, कितना महीना रहना है, एक परमिट मिल गया। अब उसी के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, उससे ज़्यादा दिन आप नहीं रह सकते, उससे ज़्यादा दिन रहने की अनुमति नहीं है। वहाँ चारा कितना दिन, घास कितना दिन, क्यों नहीं, और चारा घड़ियाली ही थी क्यों, इसलिए निकालना पड़ता क्योंकि उनकी ज़िंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन था। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानून तब तक जंगल में रहेंगे, अगर वह समय सीमा के उल्लंघन करते हैं तो उन्हें जुर्माना लगेगा। क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं अगर किसी को अगर 1 महीना का समय दिया गया है जंगल में रहने का, तो 1 महीना रहेगा। 1 महीना के बाद अगर ज़्यादा दिन रहता है, 1.5 महीना, 15, अगर उसके खिलाफ अगर नहीं निकलता है, उसे कार्रवाई होगा, फिर उसे जुर्माना के तौर पर उसे भुगतना पड़ेगा। ठीक। अब तीसरी बात क्या आता था उसमें, तीसरी बात की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेज अफसर घुमंतू किसानों को शक के नज़र से देखते थे। अब यहाँ से तीसरी बात है कि अंग्रेज जो थे, अफसर जो थे, घुमंतू किस्म के जो लोग थे उसको शक के नज़र से देखते थे। जो घुमंतू की ऋषि क्या था, आज यहाँ पे खेती करेगा, कल वहाँ पे खेती करेगा, इस तरह से घूम घूम कर खेती करता था। अब इनको ना उसको शक की नज़र से देखता था। शक होता था कि भाई जरूरी है कुछ गलत करने वाला है, लूटने वाला है, भागने वाला है, चोरी करने वाला है, तो उसको शक होता था। वे गाँव जाकर अपनी चीज़ों के बेचने वाले कारीगर और व्यापारियों को अपने रेवड़े के लिए हर साल नए नए चरगाहे की तलाश में रहने वाले हर मौसम में अपनी रियासत बदल लेते थे। चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रियासत और खेतों में उनके अधिकार करे। इस तरह से आबादी की पहचान करना और उसे नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था। जो एक जगह टिक कर रहते थे, ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करना वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। अब ये लोग सब घुमंतु को भाई अपराधी मानते थे, क्योंकि उसका चलन ही वही था, एक जगह पर टिकते नहीं थे, घूम घूम कर काम करते थे, अपना जीवन यापन चलाते थे, उसे घुमंतु कहा जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार के अपराधी जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट पारित कर दिया गया। अब कहा कि जनजाति के लिए कानून बनेगा, एक क्या बनेगा, कानून बनेगा, और वह कानून जो था 1871 में पारित कर दिया गया, जिसमें दस्तरों और व्यापारी के चरवाहों के बहुत सारे समुदाय अपराधी समुदाय में सूची में रख दिए गए। अब उसमें जब ये सूची जब बना तो उसमें बहुत सारे जो लोग सब थे, घुमंतु कैसी का, आदिवासी का, उस सभी को अपराधी घोषित कर दिया। और इस कानून के लागू होते ही समुदाय बहुत ही असूचित गांव बस्ती में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। पुलिस उन पर सदा नज़र रखती थी। अब यहाँ पे भाई उसको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, अब भाई जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ेगा, घर से बाहर जाने के लिए, गांव समाज से बाहर जाने के लिए इसको परमिट की ज़रूरत भी लगा दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं चौथी बात क्या थी, तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज ने लगान वसूलना संभव रास्ता अपनाया। अब भाई उसको पैसा नहीं था, पैसा कमाने के लिए लगान यानी कि कर, टैक्स भर दिया। क्या, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने ज़मीन, नहर, पानी, उन्होंने ज़मीन पर, नहरों पर, पानी पर, नमक पर, खरीद फरोख्त चीज़ों पर भी क्या किया, मवेशी को टैक्स वसूलना का ऐलान कर दिया कि भाई अब जो भी सामान खरीदेगा सब पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। चरवाहों के चरने एवं एक जानवरों पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य में चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ती चली गई।
टैक्स वसूलने की अवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। क्या हो गया? मजबूत होता चला गया। 1805 से 1880 के दशक 1805 से 1880 के दशक में बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगभग के ठेकेदार को सौंप दिया गया। अब ये जितना जो टैक्स का काम था, ये सभी काम किसको सौंप दिया गया? ये आपका ठेकेदार जो होता है, ठेका लेता है काम करने का, ठीक है। जैसे कि कहेगा कि इतना पैसा लेंगे और ये पूरा काम इतना दिन में ख़त्म कर देंगे, तो ठेका हो जाता है। वैसे वसूल करने वाले साल भर से ज़्यादा मुनाफा बनाते थे, इसलिए चाहे वो जितना भी वसूल कर सकते थे। 1880 के दशक आते आते सरकार ने अपनी कारिंदरों के माध्यम से सीधे चरवाहे को ही कर वसूलना शुरू कर दिया। अब ये ना सीधा सीधे दूसरे से न कर लेकर ये डायरेक्ट खुद ही कर जो है वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों के पास एक जारी कर दिया जाता था, जिसे चरवाहों को दाखिल होने के लिए चरवाहा देना पड़ता था। इसका कुछ और पॉइंट है, ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। कहता है कि पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर है, उसे कितना टैक्स चुकाना है, इस बात का उसके पास में कोई दर्ज कर दिया जाता था। अब उसमें बस कितना जानवर है, कितना लेके जा रहा है, कितना पैसा देना है, कितना कर देगा, इस तरह का जो आइडिया जो था पहले ही से सब फिक्स था कि भाई इतना जानवर जाएगा तो इतना पैसा लगेगा और इतना जलाएगा। तो इस तरह का जो स्थिति जो था पहले से फिक्स कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इतने वीडियो को आई थिंक करते हैं, तो फिर आपको कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आपका अगले पार्ट में मिलेंगे हम इन बदलते चरवाहों की ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जाकर प्लेलिस्ट में आपका इसका पार्ट बाई पार्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके बाय, लव यू, जय श्री राम, राधे राधे।